इस मूवी में हमें बताया जा रहा है कि हेल के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक का नाम परकोटरी है। ये हेल का वो हिस्सा था जहाँ पर लोगों को सजा दी जाती थी अपने बुरे कामों की, और जैसे ही उन्हें अपने किए पर रिग्रेट यानी अफसोस होना शुरू हो जाता था तो वो लोग हेल से हेवन में शिफ्ट कर दिए जाते थे। जबकि हेल के दूसरे पार्ट में सारी उम्र लोगों को उनके बुरे कामों की सजा काटने के लिए रखा जाता था। असल में मूवी में दिखाई जाने वाली ये हेल स्टोरी पहले बताने का मकसद ये है कि आपको मूवी आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इस मूवी में एक नहीं बल्कि 5 स्टोरीज को डिस्कस किया गया है। और फर्स्ट स्टोरी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है द वे अप, जिसमें हम 2 आदमियों को गाड़ी में सफर करता हुआ देखते हैं। आदमी अपनी बेटी की फोटो देख रहा था क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी और वो इस तरह अपनी बेटी को याद कर रहा था। और यही चलते चलते रास्ते में उसे आसमान में एक क्रिएचर नजर आती है जो कि काफी अजीब और स्केलेटन की तरह लग रही थी। यहाँ जिस आदमी को क्रिएचर नजर आई थी उसका नाम मिच था, जबकि उसके साथ बैठे हुए उसके फ्रेंड का नाम जैक था। जैक मिच से पूछता है कि तुम बाहर क्या देख रहे हो, लेकिन मिच उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो कुछ देखा है वो उसका वहम है। और यहीं से अब वो लोग ड्राइव करते करते एक रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं और इस होटल के अंदर जैक वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सा ब्लड लगा हुआ था। और वो ब्लड क्यों लगा हुआ था और उसने ऐसा क्या किया था ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम मिच को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं जहाँ अचानक से अर्थक्वेक आ गया था और हर चीज हिलने लगी थी। मिच एकदम से अर्थक्वेक आने पर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन जैसे ही वो इर्द-गिर्द देखता है तो हर चीज वहाँ पर नॉर्मल होती है और उसे फील होता है कि अर्थक्वेक सिर्फ उसके टेबल तक ही आया था। जबकि दूसरी तरफ हम जैक को वॉशरूम में देखते हैं जो अपनी बॉडी पर लगा ब्लड उतारने के लिए जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो शर्ट के फेस पर आते ही कोई अननोन क्रिएचर उसका फेस पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलती है। लेकिन मूवी में वो क्रिएचर नजर नहीं आ रही थी जो जैक को मार रही थी और जैक इस सबसे बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड मिच को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने पर मिच को बिल्कुल वैसे ही क्रिएचर नजर आई थी जैसी हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। अब वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागते भागते वो हर बार एक गैस स्टेशन पर आकर रुक रहे थे। वो जितना भी आगे जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग सफर तय ही नहीं कर रहे, क्योंकि हर बार उनके सामने वही गैस स्टेशन आ जाता था। और हर मर्तबा हम उस गैस स्टेशन पर एक सिगरेट पीती हुई लड़की को भी देखते हैं। और इस वक्त मिच हर चीज से थक जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। वो जैक से कहता है कि हमें अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए, यही हमारी किस्मत है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम यहीं पर आकर रुक रहे हैं। पर जैक उसकी बात नहीं मानता और वो आगे जाने के लिए बजिद होता है, जिस बात पर मिच वहीं रुक जाता है। और जैक अपनी कार लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने मूवी में दिखाई जाने वाली वो क्रिएचर आ जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो बिल्कुल स्केलेटन जैसी लग रही थी। और वो जैक की कार पर अटैक कर जैक को कार से बाहर निकाल लेती है और फिर बहुत ही बुरे तरीके से उसकी बॉडी के अंदर अपने टेंटिकल डालकर उसे वहीं पर मार देती है। और यहाँ ये सब कुछ अपने फ्रेंड के साथ होते हुए मिच देख रहा था और उसे डर लग रहा था कि शायद अब वो क्रिएचर उस पर अटैक करेगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो गई थी और मिच भी जल्दी से वहाँ से भागने लगा था। जहाँ आगे जाने पर उसका सामना कुछ और क्रिएचर से होता है, जिनसे बचने के लिए वो एक होटल में चला जाता है जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स थे। और होटल के अंदर उसे उसकी बेटी दिखाई देती है जिसे हमने पहले फोटो में देखा था और वो मर चुकी थी। मिच की बेटी कंटिन्यूअसली उससे हेल्प मांग रही थी और मिच भी उसकी हेल्प करना चाहता था। और वो जैसे ही जल्दी से आगे बढ़ता है तो उसकी बेटी आगे की तरफ भाग जाती है और वो भी अपनी बेटी के पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ दोबारा वही गैस स्टेशन वाला सीन हो रहा था, यानी वो जितना भी आगे भाग रहा था वो आखिर वहीं पर पहुँच रहा था जहाँ से वो चलता था, यानी वो किसी भी तरह अपनी बेटी तक नहीं पहुँच पा रहा था। और इससे मिच बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो बहुत जोर जोर से शाउट कर रो रहा था। और उसको रोता दिखाते दिखाते मूवी में ये पहली स्टोरी एंड हो गई थी। और इसके एंड पर हमें अंदाजा हुआ था कि असल में ये हेल के उस हिस्से में आ गए थे जिसे परकोटरी का नाम दिया गया था। और अब जिस रूम में हमें मिच को दिखाया जा रहा था उसी रूम में हम 3 लड़कियों को देखते हैं। ये इस मूवी की सेकंड स्टोरी का स्टार्ट है जिसका नाम है सायरन। और यहाँ ये तीनों लड़कियाँ मिच और जैक की तरह परकोटरी में नहीं हैं, बल्कि ये लोग अर्थ पर हैं। और इसी वजह से
से हम मिच और इन तीनों लड़कियों को एक ही टाइम पर सेम जगह पर देख सकते हैं, क्योंकि वो जगह तो सेम है लेकिन एक हेल है और एक अर्थ। वो लोग अपनी गाड़ी में अब होटल से निकलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें पता चल रहा था कि वो तीनों सिंगर्स हैं। और थोड़ी आगे जाने पर उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इस वक्त वो लोग एक खुले सहरा में थे, जहाँ आसपास उन्हें कुछ भी मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो तीनों अपने अपने फोन से हेल्प लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सहरा में सिग्नल ही नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। पर लकीली यहाँ से एक कार गुजरती है, जिसको जैसे ही वो लड़कियाँ रोकती हैं तो उसमें उनको एक कपल दिखाई देता है। वो तीनों उनसे हेल्प मांगती हैं, जबकि वो कपल उनको कहता है कि तुम्हारी कार हमारे नेबर्स ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो कार मैकेनिक हैं। और साथ ही वो ये भी कह रही थी यहाँ तुम्हें दूर दूर तक कोई भी हेल्प के लिए नजर नहीं आएगा। और साथ ही वो कपल ये भी कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो साथ हमारे घर चल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर कोई आपकी हेल्प को नहीं आने वाला। वहाँ जाकर आप तब तक स्टे कर सकती हैं जब तक आपकी कार ठीक ना हो जाए। और उनकी बात मानते हुए वो तीनों उनकी कार के अंदर बैठ जाती हैं और उनके कार में बैठकर उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम सैडी है, उसको उनकी कार के अंदर एक अजीब सा लोहे का कैचर नजर आता है, जिसके बारे में वो जैसे ही उस कपल से पूछती है तो वो उसे ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि वो तो टूटा हुआ है। घर आने पर वो कपल उनको उनका रूम दिखाता है, जिसके बाद उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उन्हें कार मैकेनिक से भी मिलवाया गया था और साथ ही उनको खाने में मीट ऑफर किया गया था। और वो मीट दिखने में काफी अजीब था, इसीलिए सैडी उसे खाने से मना कर देती है। और रूम में आकर वो अपनी बाकी साथियों से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसे वो लोग काफी अजीब लग रहे थे। लेकिन उसके साथी उसकी बात नहीं मानती, बल्कि वो सैडी से अजीबोगरीब सवाल करना शुरू कर देती हैं, जैसे उनकी एक और टीम मेंबर के बारे में जिसकी कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी। और मूवी में बताया जा रहा था कि शायद उसकी डेथ सैडी की वजह से हुई थी, लेकिन सैडी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और उनकी इसी बातों के दौरान सैडी देखती है कि उसकी दोनों पार्टनर्स को वॉमिट शुरू हो जाती है, जो कि ब्लैक कलर की थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसीलिए वो फौरन बाहर जाकर उन लोगों को इन्फॉर्म करती है जिनके घर उन्होंने स्टे किया था। और वो लोग अब उन दोनों लड़कियों को एक व्हाइट कलर का लिक्विड पीने के लिए देते हैं, जिसको पीकर वो हैरान कुन तौर पर फौरन ठीक हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी अजीबोगरीब बिहेव कर रही हैं, जैसे किसी ने उन्हें पोजेस्ड कर लिया हो। और इसी एक्शन में वो दोनों लड़कियां एक ही बेड पर लेट जाती हैं, जबकि सैडी उनसे कह रही थी कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और उन्हीं की फिक्र में सैडी भी वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। और सोते हुए हम देखते हैं कि सैडी को अपने ख्वाब में वही लड़की नजर आ रही थी जिसके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो सैडी की वजह से मरी थी। और ख्वाब में वो लड़की सैडी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। और इस खौफनाक ड्रीम से सैडी जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स बेड पर नहीं है। वो जल्दी से विंडोज के पास जाती है, जहाँ पर उसे नजर आता है कि सच में उसके फ्रेंड्स को इन लोगों ने पोजेस्ड कर दिया था। और वो लोग वहाँ पर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे किसी डार्क लॉर्ड नाम के डीमन को खुश करने के लिए। सैडी जैसे ही अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके पाँव पर बहुत जोर से एक बहुत बड़ा कैचर आकर लगता है। ये वही कैचर था जो सैडी ने कार के अंदर देखा था। सैडी जैसे ही दर्द से चिल्लाती है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि सैडी बाहर आई है। और ये देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत ही अजीब तरीके से उसका पीछा करना शुरू कर रही थी। सैडी बहुत मुश्किल से उस कैचर से अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। और अब एक जगह पहुँचने पर जैसे ही वो सांस लेती है तो उसे अब वो लड़की दिखाई देती है जो कि उसके ड्रीम्स में आ रही थी, जिनी जिस लड़की को उसने मारा था, जिसको देखते ही वो डर कर रोड पर आ गई थी। और रोड पर चलते हुए उसे अब एक कार दिखाई देती है जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी। पर इतने में ही वो बार बार मूवी में दिखाई जाने वाली क्रिएचर उस पर अटैक कर उसे मार देती है, जिसके साथ फिल्म में इस दूसरी स्टोरी का भी एंड हो गया था। और अब तीसरी स्टोरी जिसका नाम दी एक्सीडेंट है, उसके स्टार्ट में हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने दूसरी स्टोरी के एंड पर देखा था, जिसमें एक आदमी एक अबैंडन्ड रोड पर कार चला रहा है और सैडी उस कार को रोकने की कोशिश कर रही है। और यहाँ मूवी में हमें पता चलता है कि वो दोनों इस वक्त पर्गोटरी में आ चुके थे। और अब इस स्टोरी में क्योंकि वो आदमी अपने सेल फोन में लगा हुआ था, इसीलिए उसकी बददिहानी की वजह से सैडी का एक्सीडेंट हो जाता है
है और जैसे ही वो आदमी अपनी कार से बाहर निकलकर सैडी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सैडी बहुत बुरी हालत में थी। यहाँ अब उसे लग रहा था कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागता नहीं है बल्कि एक इमरजेंसी कॉल करता है। और अब फोन के दूसरी तरफ उससे एक लेडी बात कर रही थी, जिससे वो आदमी जिसका नाम लूकस है वो सब कुछ बता रहा था। वो लड़की उससे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन वो अपनी लोकेशन बता ही नहीं पाता, क्योंकि पर्कोटरी यानी हेल के इस हिस्से में जीपीएस तो वर्क नहीं कर रहा था। और अब वो लेडी उसे सजेशन देती है कि आप उस लड़के को लेकर एक पास के टाउन में आ जाएं। और लूकस भी ऐसा ही करता है। वो सैडी को अपनी कार में बिठाकर आगे बढ़ जाता है और अब लूकस आखिर को एक टाउन में पहुंच गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, और ये बात सिर्फ लूकस को अजीब लग रही थी। वहाँ पूरे टाउन के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि असल में वो किसी टाउन में नहीं बल्कि पर्कोटरी में थे। और लकीली अब यहाँ पर उसे एक हॉस्पिटल नजर आता है और वो जल्दी से उस लड़की को यानी सैडी को गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, जहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी लूकस को वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर मिला था। वो जल्दी से सैडी को वहाँ लेटाना चाहता, लेकिन यहाँ हैरान कुन तौर पर सैडी के पाँव बहुत ही वियर्ड अंदाज में टूटकर घूम गए थे, जिसे देखकर लूकस भी एकदम से घबरा गया था। लेकिन वो बहुत मुश्किल से उसे पकड़कर स्ट्रेचर पर लेटाता है। और अब सैडी दोबारा हेल्पलाइन को कॉल करता है और वही लेडी फोन उठाती है जो पहले उससे बात कर रही थी। और यहाँ अजीब बात ये थी कि उसके कॉल लाइन में एक और आदमी जुड़ गया था, जिसके अकॉर्डिंग वो एक डॉक्टर था और वो लूकस से सैडी की एक सर्जरी करने को कह रहा था, जिसके लिए सबसे पहले सैडी को ऑक्सीजन मास्क चाहिए था। वो वहाँ पड़ी हुई चीजों में से जल्दी से वो चीजें ढूंढना स्टार्ट करता है जो चीजें फोन वाला आदमी बता रहा था। और आखिर को उसे ऑक्सीजन किट मिल भी जाती है, लेकिन वो अनकम्प्लीट थी। और क्योंकि अब वो किट पूरी नहीं थी, इसीलिए लूकस को वो ऑक्सीजन पाइप उसके मुंह के अंदर तक डालना पड़ता है, जिसको करते हुए सैडी उसके हाथ पर काट भी लेती है। लेकिन लूकस हार नहीं मानता। और यहाँ अब वो फोन वाला आदमी उसे बता रहा था कि इस तरह वो मर जाएगी। अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना है तो तुम उसके पेट पर कट लगाकर उसके लंग्स को दबाओ, जिससे वो जिंदा हो सकती है। और लूकस ऐसा ही करता है, लेकिन ऐसा करने से वो जिंदा नहीं हुई थी बल्कि वो मर गई थी। और सैडी के मरते ही अब जो लोग लूकस से बात कर रहे थे वो लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। और इन आवाजों को सुनकर अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इस गुस्से में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल तो किसी ने लॉक कर दिया था। और अब वो एक डेड बॉडी के साथ यहाँ पर फंस चुका था और इसीलिए परेशान होकर वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही बैठ जाता है। और अब लूकस को दोबारा वही कॉल आती है जो उसे पहले आ रही थी ऑपरेशन करते हुए, जिसमें एक लड़की और एक लड़का जो कि एज अ डॉक्टर उससे बात कर रहा था। लूकस उन दोनों से कहता है कि मेरा इस सब में क्या कसूर है, मैंने तो ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था। और एक्सीडेंट होने के बावजूद मैं उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसकी ये बात सुनते ही अब वो लड़का कहता है कि अब तुम आजाद हो और तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। और वो वहाँ पर रखे हुए साफ कपड़ों की लोकेशन उसे बताता है और वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने पहले पहने हुए थे। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर वो देखता है कि उसे अपनी कार जैसी ही बिल्कुल एक न्यू कार मिली थी, जिसमें बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है। असल में उसे ये चीजें इसलिए दी गई थी कि वो यहाँ से निकल सके, और क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद भी सैडी को मरने से बचा रहा था, इसीलिए उसकी एक्सीडेंट वाली सजा कम हो गई थी और उसे अब पर्कोटरी से वापस अर्थ पर भेजा जा रहा था। और अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि मूवी में लूकस से बात कर रही थी। जब लूकस ने एक इमरजेंसी कॉल की थी तो वो असल में किसी इमरजेंसी स्टेशन तक नहीं गई थी, बल्कि उसे इस लड़की ने रिसीव किया था। और हमें पता चला था कि ये सब पर्कोटरी में काम करते हैं और लोगों को उनके किए के अकॉर्डिंग सजा देते हैं। और यहाँ इस औरत को दिखाते हुए ये तीसरी स्टोरी भी एंड हो जाती है। और चौथी स्टोरी के स्टार्ट में हमें इसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है जिसका नाम सैंडी पता चल रहा था, और इस स्टोरी का नाम जेल ब्रेकर है। जहाँ सैंडी को हम एक रूम में जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर 2 और लोग भी थे और इनके बारे में बताया जा रहा था कि ये डीमन लॉर्ड हैं। अब उन दोनों में से एक आदमी सैंडी को पर्कोटरी का दरवाजा बंद करने को कह रहा था, और इतने में ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो बता रहा था कि उसने 13 साल पहले अपनी बहन को यहीं पर खोया था
और वो पिछले 13 सालों से परकोटरी में आने का रास्ता ढूंढ रहा था। और क्योंकि लूकस को वापस भेजते हुए सैंडी ने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसीलिए वो आदमी परकोटरी तक आया था। यहाँ उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी सी शॉटगन भी थी और वो अब इन लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ गया था और वो अपनी इस शक्ल से अपनी डीमन वाली शक्ल में चेंज होना शुरू हो गया था, जिसमें उसके बहुत बड़े बड़े खौफनाक नेल्स निकल रहे थे। अब इससे पहले कि डीमन लॉर्ड उस आदमी को रोक पाता, वो आदमी डीमन लॉर्ड के हाथ पर शूट करते हुए वहाँ से दूसरे आदमी को गन पॉइंट पर लेकर निकल जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। और इस तरह परकोटरी का वो आदमी उस गनमैन को उसकी बहन के पास ले जाता है और उस गनमैन के अपनी बहन के पास जाने पर उसकी बहन उससे कहती है कि असल में मैंने ही हमारे पेरेंट्स को मारा था और इसीलिए मैं यहाँ पर फंस गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर काम करती हूँ और यहाँ से नहीं जाना चाहती। और इस तरह उस लड़की के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ गए थे और वो उस गनमैन को पकड़कर मार देते हैं, जबकि वो लड़की वहीं पर चली जाती है जहाँ से वो आई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की को मूवी में पहले दिखाया जाने वाला क्रिएचर अभी भी देख रहा था, जिसके साथ ही 4th स्टोरी भी एंड हो गई थी। और अब इस मूवी की लास्ट स्टोरी द वे इन में हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा है जिसका नाम जेम है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि कुछ मिस्टीरियस लोग उनके घर का डोर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ जेम के फादर को विंडो से बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी नजर आया था और उनके देखते ही देखते वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी उनके घर के बैक डोर को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने पर वो लोग जिम के पेरेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ जिम ये सब कुछ छुपकर देख रही थी। जिम के फादर जैसे ही उन आदमियों को गौर से देखते हैं तो वो उनसे माफी मांगना शुरू कर देते हैं, जिस पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों उसे देखकर काफी परेशान थी और वो ये बात सोच रही थी कि वो इनसे माफी क्यों मांग रहा है। और यहाँ उनके साथ तीसरा मास्क पहना हुआ आदमी उसके कान में आकर वजह बताता है और वो लोग उस आदमी के साथ साथ उसकी वाइफ को भी मार दे, जो देखकर जेम को अपने पेरेंट्स के मरने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और अब वो भी बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स को मारने वालों को मारना शुरू कर देती है। और यहाँ हमें पता चला था कि उन तीनों में से वो 2 मास्क पहने हुए आदमी और कोई नहीं बल्कि मूवी में दिखाई जाने वाली पहली स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, यानी मिच और जैक। और यहाँ उस लड़की जेम ने जैक को बहुत ज्यादा मारा था, इसीलिए हमने मूवी के स्टार्ट में जैक के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड देखा था। और क्योंकि वो लड़की अभी भी जैक को मार रही थी, इसीलिए मिच को उस लड़की को मारना पड़ता है। और जैसे ही मिच उस लड़की को मारता है और वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं तो जेम और उसकी मॉम की बॉडी बिल्कुल वैसी ही क्रिएचर्स में चेंज हो जाती हैं जैसी क्रिएचर्स हमें मूवी के स्टार्ट से दिखाई जा रही थी। यानी मूवी के स्टार्ट में जो मिच को क्रिएचर्स नजर आ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जेम और उसकी मॉम थी। और अब उनको देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे और वहाँ से भाग रहे थे, जहाँ पर तीसरा आदमी जमीन पर गिर जाता है और जमीन से वैसे ही खौफनाक क्रिएचर निकलकर उसे मार देती है। और यहाँ अब हमें पता चला था कि वो दोनों आदमी उस टाइम में परकोटरी यानी हेल में एंटर हुए थे जब उन्होंने 2 बेगुनाह लड़कियों को मारा था। और अब हमें मूवी का दोबारा स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम और मिच इन सारी चीजों से बचकर भाग रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी तो यहीं पर एंड हो जाती है। पर एंड पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस परकोटरी में सिर्फ वही लोग फंसते थे जो बुरा काम करते थे, जिस तरह जैक और मिच ने 2 बेकसूर लड़कियों को मारा था। और अगर वो सिर्फ उसी आदमी को मार दे जिसने मिच की बेटी के साथ कुछ बुरा किया था तो शायद वो परकोटरी में ना आते। और इसी तरह सैडी ने भी अपनी एक पार्टनर को मारा था जिसकी सजा उसने भुगती थी। जबकि इस मूवी की स्टोरी दी एक्सीडेंट में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर लूकस ने जानबूझकर सैडी का एक्सीडेंट नहीं किया था और वो फिर भी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि उसका इरादा नेक था इसीलिए वो वहाँ से निकल गया था। और इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एंड होती है।